स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर की एक ऐसी व्यवस्था पर बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े महत्वपूर्ण काम करती है। यह है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। छोटे में कहें तो RAAS। हमारे पास इसको समझने के लिए कुछ अच्छे स्रोत हैं, जिनमें एक डिटेल्ड चित्र भी है और कुछ खास जानकारियां भी। जी। ये सिस्टम मुख्य तौर पर हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और शरीर में जो फ्लूइड बैलेंस है, पानी और नमक का संतुलन, उसे बनाए रखने में इसका बड़ा रोल है। बिल्कुल। सुनने में हो सकता है थोड़ा जटिल लगे, पर यह हमारे शरीर के सही से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इसी सिस्टम की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये कब एक्टिवेट होता है, इसके मेन हिस्से कौन से हैं और ये अपना काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यही सवाल कि आखिर ये सिस्टम चालू कब होता है, किन हालात में शरीर को इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, देखिए, ये सिस्टम तब हरकत में आता है जब शरीर को लगता है कि ब्लड प्रेशर में या फ्लूइड वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे 3 मुख्य ट्रिगर होते हैं, आप कह सकती हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला तो है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किडनी के अंदर ना कुछ खास सेंसर होते हैं, बैरोरिसेप्टर कोशिकाएं, वो इस गिरावट को तुरंत पकड़ लेती हैं। दूसरा, जब किडनी की ट्यूब्यूल्स में एक जगह होती है, मैक्यूला डेंसा, वहां तक पहुंचने वाले नमक, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। ये भी एक सिग्नल है। और तीसरा कारण है जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये सीधे किडनी की कुछ कोशिकाओं पर असर डालता है, बीटा-1 रिसेप्टर्स के जरिए। अच्छा, तो ये 3 अलार्म हो गए, लो ब्लड प्रेशर, कम नमक या फिर तनाव वाली स्थिति। तो जब इनमें से कोई भी अलार्म बचता है तो फिर क्या होता है? तो फिर किडनी में मौजूद कुछ खास कोशिकाएं हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं या जेजी सेल्स, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं। हाँ। और वो एक एंजाइम छोड़ती हैं खून में जिसका नाम है रेनिन। यहीं से समझिए रास की पूरी कहानी शुरू होती है। रेनिन, ओके। ये रेनिन खून में जाता है और वहां लिवर से आए हुए एक बड़े प्रोटीन पर काम करता है। उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। अच्छा। रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को काट देता है और उसे एक छोटे टुकड़े में बदल देता है। इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन 1। ये पहला महत्वपूर्ण स्टेप है। ठीक है, तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल दिया। अब आगे मैंने सुना इसमें फेफड़ों का भी कुछ रोल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सीन में आता है एक और बहुत जरूरी एंजाइम, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। AC, हाँ। और जैसा आपने कहा, ये मुख्य रूप से फेफड़ों में जो खून की नसें हैं उनके अंदरूनी सतह पर पाया जाता है। वैसे ये खून में भी होता है, पर फेफड़ों में इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। फेफड़ों में ही क्यों? क्योंकि फेफड़ों से बहुत सारा खून गुजरता है और वहाँ सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा है, तो ये काम वहाँ बहुत तेजी से और एफिशिएंटली होता है। एस का काम है इस एंजियोटेंसिन 1 को पकड़ना और उसे एक और ज्यादा शक्तिशाली रूप में बदल देना, एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, और हमारे स्रोतों में एक और बात थी कि एस सिर्फ ये नहीं करता, ये ब्रेडिकनन नाम के किसी और पदार्थ को भी तोड़ता है। वो क्या है? हाँ, ये एस का एक, आप कह सकती हैं, साइड जॉब है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रेडिकनिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे खून की नसों को फैलाता है। वो एक वैसोडाइलेटर है, ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। एस क्या करता है, वो इस ब्रेडिकनिन को तोड़कर निष्क्रिय कर देता है। तो एस एक तरह से डबल ड्यूटी कर रहा है। एक तरफ तो एंजियोटेंसिन 2 बनाकर प्रेशर बढ़ाने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ ब्रेडिकनिन को हटाकर प्रेशर कम करने वाले एक रास्ते को बंद भी कर रहा है। समझ गया। तो अब हमारे पास आ गया है एंजियोटेंसिन 2, जिसे ACE ने बनाया। आपने कहा यह बहुत शक्तिशाली है, तो ऐसा क्या खास है इसमें? ये करता क्या क्या है? एंजियोटेंसिन 2, आप समझिए, इस पूरे सिस्टम का मेन प्लेयर है, मास्टर रेगुलेटर। ये शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर काम करता है और सबका लक्ष्य एक ही होता है, ब्लड प्रेशर और शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है। इसके कई सारे असर हैं और वो सब मिलकर काम करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, सबसे सीधा असर क्या होता है? सबसे पहला और सबसे तेज असर है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, खून की नसों को, खासकर छोटी धमनियों, आर्टेरियोल्स को सिकोड़ना। सिकोड़ना? हाँ, उनकी मांसपेशियों पर असर करके उन्हें सिकोड़ देता है। जैसे आप पाइप को आगे से दबा दें तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही।
नसें सिकुड़ती हैं तो खून के बहने का रास्ता तंग हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या टीपीआर का बढ़ना। ये असर बहुत जल्दी होता है। अच्छा, नसों को सिकोड़ने के अलावा किडनी पर भी तो इसका कुछ खास असर बताया गया था। वो एफरेंट और एफरेंट आर्टीरियल वाली बात, वो क्या है? हाँ, किडनी पर इसका असर बहुत दिलचस्प है। किडनी में खून साफ करने वाली छोटी यूनिट्स होती हैं, ग्लोमेरुलस। हर ग्लोमेरुलस में खून लाने वाली एक नली होती है, एफरेंट आर्टेरियोल, और खून ले जाने वाली दूसरी एफरेंट आर्टेरियोल। एंजियोटेंसिन 2 इन दोनों को सिकोड़ता है। लेकिन ये बाहर ले जाने वाली यानी एफरेंट आर्टेरियोल को अंदर लाने वाली यानी एफरेंट से ज्यादा सिकोड़ता है। ओह, ऐसा क्यों? इसका क्या फायदा? इसका फायदा तब होता है जब मान लीजिए शरीर में पानी की कमी है या ब्लड प्रेशर कम है, तो किडनी में खून का फ्लो आरबीएफ वो भी कम हो जाता है। हाँ। ऐसी हालत में अगर अंदर आने वाली नली ज्यादा सिकुड़े या दोनों बराबर सिकुड़े तो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगा, मतलब जीएफआर गिर जाएगा। अच्छा। पर एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? वो बाहर जाने वाले रास्ते को ज्यादा सिकोड़ कर ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर बनाए रखता है, एक तरह का बैक प्रेशर बनाता है। इससे कम ब्लड फ्लो होने के बावजूद फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर काफी हद तक नॉर्मल बना रहता है। वाह, ये तो शरीर का एक बचाव का तरीका हुआ। बिल्कुल, ताकि किडनी अपना जरूरी काम करती रहे। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि अगर एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो जीएफआर को कम भी कर सकता है। समझ गया, बहुत ही बारीक कंट्रोल है ये तो। अच्छा, किडनी में फिल्ट्रेशन बनाए रखने के अलावा क्या ये किडनी की नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स पर भी असर डालता है? जी हाँ, बिल्कुल। एंजियोटेंसिन 2 सिर्फ फिल्ट्रेशन पर ही ध्यान नहीं देता, ये किडनी की आगे की नलिकाओं, खासकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी को भी सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल? ये उन्हें कहता है कि जो फ्लूइड फिल्टर होके आया है उसमें से ज्यादा सोडियम, बाइकार्बोनेट और पानी को वापस सोख लो, उन्हें पेशाब में मत जाने दो। अच्छा। नतीजा, शरीर में नमक और पानी की मात्रा बढ़ती है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी। तो एंजियोटेंसिन जो नसों को सिकोड़ रहा है, किडनी से पानी और नमक बचा रहा है, और क्या करता है ये तो काफी कुछ कर रहा है। हाँ, इसके काम अभी खत्म नहीं हुए। ये हार्मोन्स पर भी असर डालता है। ये सीधे जाता है एड्रीनल ग्रंथि के पास, जो किडनी के ऊपर होती है। हाँ। उसके बाहरी हिस्से एड्रीनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है और उसे एक और महत्वपूर्ण हार्मोन बनाने और रिलीज करने का ऑर्डर देता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। एड्रीनल ग्रंथि के अलावा कहीं और भी? जी, इसके अलावा ये हमारे ब्रेन में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे भी सिग्नल देता है एडीएच रिलीज करने के लिए। एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हाँ, वही, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका काम भी पानी बचाना ही है। और इतना ही नहीं, ये दिमाग में हाइपोथैलेमस में जो प्यास का सेंटर है उसे भी एक्टिवेट करता है। अच्छा, प्यास भी इसी से लगती है? हाँ, ताकि हम पानी पिएं और शरीर में पानी की कमी पूरी हो। अरे वाह, मतलब एंजियोटेंसिन 2 तो सच में मल्टीटास्कर है। नसें सिकोड़ना, किडनी से नमक पानी बचाना, दो और हार्मोन एल्डोस्टेरोन और एडीएच रिलीज करवाना, और ऊपर से प्यास जगाना, ये सब कुछ एक साथ कर रहा है ताकि ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ सके। बिल्कुल। तो अब आते हैं एल्डोस्टेरोन पर, जिसे एंजियोटेंसिन 2 ने रिलीज करवाया था। ये क्या करता है? जी, एल्डोस्टेरोन का मुख्य एक्शन भी किडनी में ही होता है, पर ये किडनी की नलिकाओं के समझिए आखिरी हिस्सों पर काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। वहाँ 2 तरह की खास सेल्स होती हैं, प्रिंसिपल सेल्स और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। एल्डोस्टेरोन प्रिंसिपल सेल्स को ऑर्डर देता है कि खून में सोडियम को वापस खींचो। इसके लिए वो ENAC चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है, और बदले में पोटेशियम को पेशाब में बाहर निकालो। तो सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर, प्रिंसिपल सेल से। और वो दूसरी वाली अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स पर एल्डोस्टेरोन का काम है शरीर से एसिड, मतलब हाइड्रोजन आयन H+ को बाहर निकालना, एक खास पंप H+ ATPase के जरिए। तो कुल मिलाकर एल्डोस्टेरोन शरीर में सोडियम और पानी की मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि सोडियम के पीछे पीछे पानी भी आता है, पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करता है और एसिड बेस बैलेंस में भी मदद करता है। अच्छा, एक और सवाल, क्या एल्डोस्टेरोन सिर्फ एंजियोटेंसिन 2 के कहने पर ही रिलीज होता है या कोई और भी वजह है?
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एंजियोटेंसिन 2 तो एक बड़ा ट्रिगर है ही, लेकिन एल्डोस्टेरॉन खून में पोटेशियम के लेवल के लिए भी बहुत सेंसिटिव है। पोटेशियम के लिए? हाँ, अगर खून में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरकेलेमिया जिसे कहते हैं, तो ये सीधे एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो, भले ही रेनिन या एंजियोटेंसिन 2 का लेवल नॉर्मल क्यों ना हो। ओह, ये तो सीधा पोटेशियम कंट्रोल हुआ। जी, ये शरीर का तरीका है खतरनाक रूप से बढ़े हुए पोटेशियम से छुटकारा पाने का। समझ गए। चलिए अब तीसरे हार्मोन पर आते हैं, एडीएच या वैसोप्रेसिन। इसे भी एंजियोटेंसिन 2 ने पिट्यूटरी से रिलीज करवाया था। इसका मेन काम क्या है? देखिए, एडीएच का जो प्राइमरी काम है वो है खून का गाढ़ापन, मतलब सीरम ऑस्मोलैलिटी को कंट्रोल करना। ऑस्मोलैलिटी? हाँ, जब हम पानी कम पीते हैं या पसीना ज्यादा आता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन में सेंसर्स इसे पकड़ लेते हैं और पिट्यूटरी को एडीएच रिलीज करने का सिग्नल देते हैं। फिर ये एडीएच खून के जरिए किडनी तक जाता है और वहाँ कलेक्टिंग डक्ट्स की दीवारों में खास पानी के चैनल्स, एक्वापोरिन चैनल्स लगवा देता है। समझिए, पानी के दरवाजे खोल देता है। पानी के दरवाजे? हाँ, तो इन दरवाजों से नलिकाओं में जो पानी होता है वो वापस खिंचकर खून में चला जाता है। इससे पेशाब कम बनता है और गाढ़ा बनता है और खून में पानी बढ़कर उसका गाढ़ापन नॉर्मल हो जाता है। और क्या ये सिर्फ खून के गाढ़ेपन पर ही रिस्पॉन्ड करता है? नहीं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एंजियोटेंसिन 2 भी इसे रिलीज करवाता है। और इसके अलावा अगर शरीर में खून की मात्रा, मतलब ब्लड वॉल्यूम, बहुत कम हो जाए तब भी एडीएच रिलीज होता है। अच्छा, लो वॉल्यूम में भी? हाँ, उस स्थिति में इसका मकसद ऑस्मोलैरिटी ठीक करने के साथ साथ पानी को शरीर में रोककर ब्लड वॉल्यूम को सपोर्ट करना भी होता है। तो एडीएच पानी का बैलेंस बनाने में बहुत अहम रोल निभाता है। तो हमने ये पूरा सिस्टम देख लिया, रेनिन से शुरू होकर एसीई, एंजियोटेंसिन 2, फिर एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर और पानी नमक का संतुलन बना रहे हैं। लेकिन क्या ये हमेशा चालू ही रहता है या ऐसे कोई रोकने वाला, कोई बैलेंस करने वाला भी है? कहीं ये प्रेशर बढ़ाता ही तो नहीं चला जाता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और शरीर ने इसका भी इंतजाम किया है। अगर ये सिस्टम बिना किसी रोक टोक के चलता रहे तो ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है। इसलिए इसका एक काउंटर सिस्टम, एक संतुलन बनाने वाला सिस्टम भी है। वो क्या है? वो तब एक्टिव होता है जब शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में दिल की दीवारों पर खिंचाव पड़ता है। अच्छा, तो इसमें दिल का रोल है? हाँ, बिल्कुल। इस खिंचाव के जवाब में दिल के जो ऊपरी चेंबर हैं, एट्रिया, उनसे निकलता है एएनपी, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और निचले चेंबर, वेंट्रिकल्स, से निकलता है बीएनपी, ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, एएनपी और बीएनपी। ठीक है। ये दोनों हार्मोन आरएएस सिस्टम के बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। इन्हें नेट्रियूरेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सोडियम, नेट्रियम को पेशाब, यूरेसिस में बाहर निकालते हैं। तो ये आरएएस को रोकते हैं कैसे? हाँ, ये कई तरीकों से आरएएस का विरोध करते हैं। एक तो ये किडनी से रेनिन का निकलना कम करते हैं। अच्छा। दूसरा, ये एड्रिनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन का निकलना भी कम करते हैं। तीसरा, ये खून की नसों को फैलाते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। चौथा, ये किडनी को सीधे सिग्नल देते हैं कि ज्यादा सोडियम और पानी बाहर निकालो, नाट्रोयूरेसिस और डायूरेसिस करवाते हैं। और पांचवा, ये किडनी में जीएफआर को भी बढ़ाते हैं ताकि अतिरिक्त फ्लूइड जल्दी से बाहर निकल सके। तो ये एएनपी और बीएनपी एक तरह से रास के लिए ब्रेक का काम करते हैं, सेफ्टी वॉल जैसे। बिल्कुल सही समझा आपने। ये शरीर का अपना तरीका है बैलेंस बनाए रखने का, होम्योस्टेसिस। रास जरूरत पड़ने पर प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ाता है और एएनपी, बीएनपी उसे कम करते हैं जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाए। ये एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड बैलेंस है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं संक्षेप में। जब ब्लड प्रेशर या नमक गिरे या स्ट्रेस हो तो किडनी रेनिन छोड़ती है। हाँ। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है। फेफड़ों का एस इसे पावरफुल एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। जी। ये एंजियोटेंसिन 2 मल्टीटास्किंग करता है, नसें सिकोड़ना, किडनी से नमक पानी बचाना, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच रिलीज करवाना, प्यास जगाना। बिल्कुल। एल्डोस्टेरॉन और नमक बचाता है, पोटेशियम निकालता है, एडीएच और पानी बचाता है।
ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ाते हैं। सही। और जब ये ज़्यादा हो जाए तो दिल से ANP और BNP निकलते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को धीमा करते हैं और अतिरिक्त नमक पानी बाहर निकालते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसे समराइज किया है। ये सच में कमाल का सिस्टम है। कैसे हमारे शरीर के इतने सारे अंग, किडनी, लिवर, फेफड़े, एड्रीनल, पिट्यूटरी, दिल, नसें और इतने हार्मोन और एंजाइम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि शरीर का अंदरूनी माहौल ठीक रहे। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस RAS सिस्टम की समझ कितनी ज़रूरी है, खासकर मेडिकल फील्ड में। हाँ, बिल्कुल। आज जो हाई ब्लड प्रेशर की सबसे कामयाब दवाएं हैं, जैसे ACE इनहिबिटर्स हैं, ARBs हैं या एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर्स हैं, वो सब इसी सिस्टम के अलग-अलग पॉइंट्स पर ही तो काम करती हैं। जी हाँ, उन्हीं की समझ पर ये दवाएं बनी हैं और इनसे लाखों लोगों को फायदा हुआ है, उनकी जान बची है। सही कहा। और ये एक विचार छोड़ जाता है कि जैसे जैसे हम इस जटिल सिस्टम को और बेहतर समझेंगे, क्या भविष्य में हमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर या किडनी की बीमारियों के इलाज के लिए और भी स्पेसिफिक और भी बेहतर तरीके मिल पाएंगे। शायद ऐसे तरीके जो प्रॉब्लम की जड़ पर और सटीक वार कर सकें। इस पर सोचा जा सकता है।